हेलो गाइस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इस चैप्टर का 5th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी 4th नंबर का टॉपिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर ये टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि कोई भी कंडक्टर जो है जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो उनमें जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली मोशन करते रहते हैं। जैसे हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो उनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो वन डायरेक्शन मूव करने लगते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में, टुवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, किसका? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसी का जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन वी कैन राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n, where v1, v2, v3 is the velocity of the individual electron and n is the number of total electron and vd is drift velocity of the electron. Here we get the drift velocity after applied electric current in any conductor. Okay, आगे बात करते हैं। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो रख देते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं करते, तब उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन का? वो हो जाता है ज़ीरो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेंगे। और किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन की। यहाँ पर हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं किसके किसके बीच? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स vd, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वेक्टर e, वेक्टर vd, और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आगे हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। पहले हम लोग इन तीनों के बीच रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए फिर से वही डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए जो है ये इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, है ना। इसमें बैटरी अप्लाई किए हैं V, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है इनको ये पॉजिटिव चार्ज जो है क्या कर रहे हैं? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट अपोजिट। तो ये रहा डायग्राम का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर ए का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एनी कंडक्टर। आई मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया, आई का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम लोग कंडक्टर में एक बैटरी के द्वारा अप्लाई किए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर Vd की बात करें तो Vd का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि आप सभी को पता है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। इस डायग्राम में जब हम लोग बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किए हैं तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका एक्सप्रेशन हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ये कहाँ से आया है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग को पता है
एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ पर क्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ई इज इक्वल्स टू ई ई। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है। यहाँ से हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है तो ए को यहीं पर रखते हैं, एम को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम मिल जाएगा। और यहाँ पर एफ का वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ई अपॉन एम मिल जाएगा। ओके, अच्छा हम लोग एक्सीलरेशन का एक और डेफिनेशन जानते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी और टाइम के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट ना करके vd कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि कंडक्टर में यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है और इन्हीं के बीच हमको रिलेशन निकालना है। और t को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं टाउ से। टाउ का मतलब है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन टाउ लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सीलरेशन है। तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करने पर हम लोग को मिल जाता है वी डी अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। जब टाउ को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये रहा इक्वेशन नंबर 4। ये रहा इक्वेशन नंबर 4। आगे देखते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ वैक्टर ई अपॉन एम। अब यहाँ पर हम लोगों ने निगेटिव चार्ज क्यों लिए हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये हमको ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, इसको डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, जबकि करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, जो इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इस चीज़ को शो करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ किए हैं, नेगेटिव साइन यूज़ किए हैं। ओके, यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो नोट करने वाला चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड। यहाँ पर जो टाउ है, टाउ को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम होता है। किसका एवरेज टाइम होता है, जो एटम्स जो कंडक्टर होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो सक्सेसिव कोलिजन होता है, क्रमशः 2 टाइम उनका जो कोलिजन होता है, तो उस कोलिजन को पूरी तरह से कंप्लीट होने में या ख़त्म होने में जो टाइम लेता है, वो उसी को टाइम को एवरेज टाइम होता है। तो उसी एवरेज टाइम को ही क्या कह दिया जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कह दिया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन कंप्लीट होने में जो टाइम लेता है, तो उसी टाइम का हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो उसी एवरेज टाइम को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, जो कितने के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14। मतलब 2 सक्सेसिव कोलिजन को होने में कितना टाइम लेता है ये, तो 10⁻⁻14 सेकेंड टाइम लेता है। इतना कम टाइम में वो कोलाइड हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर की बात करें तो 10⁻4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम के ऑर्डर की बात की है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऑर्डर की बात की है। इसका मतलब हम लोग को ये दोनों का वैल्यू जो है, रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू जो है इसके आसपास मिलना चाहिए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है इसके आसपास मिलना चाहिए। ये आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 5 शो द रिलेशन बिटवीन दी ई वी डी एंड टाउ। यही चीज़ हम लोग को निकालना था। क्या निकालना था,
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इन तीनों के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना था, जो कि इक्वेशन नंबर 5 जो है यही डिनोट कर रहे हैं। अब चलिए आगे समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। वैसे तो मैं बता दिया हूँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। किसी भी कंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन के बीच या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो है अगर कंटिन्यूसली वो किसी इलेक्ट्रॉन से 2 टाइम क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो 2 टाइम पहले इलेक्ट्रॉन के साथ अगर कोलाइड होता है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होता है, तो यहाँ पर 2 सक्सेसिव कोलिजन होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, पहले वाले के साथ T1 टाइम लगा होगा, हो सकता है दूसरे वाले के साथ T2 टाइम लगा होगा, ओके, हो सकता है तीसरे वाले के साथ T3 टाइम लगा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम का एवरेज निकाल देते हैं, T1 + T2 + T3, जितने बार कोलिजन लेंगे आप लोग यहाँ पर, और उसको अगर 3 टाइम लिए हैं तो यहाँ पर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा। और इसी एवरेज टाइम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम दे देते हैं। इसी डेफिनेशन को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, द एवरेज टाइम दैट इलैप्स का मतलब पूरा कंप्लीट होने में या ख़त्म होने में 2 सक्सेसिव कोलिजन को, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देखो मैं जो बता रहा था उसी को यहाँ पर टाउ के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसी को मैं T1 + T2 + T3/3 ऐसा कुछ बता रहा था। यहाँ पर जो है 2 सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पर कितना कोलिजन हो रहा है, मतलब जो कोलिजन हो रहा है वो टाइम कितना ले रहे हैं, तो वो टाइम ले रहे हैं T1 T2, तो इसको यहाँ पर T1 T2 T3 ऐसे हमारे पास n टाइम है। कितने टाइम है, n टाइम है, तो इसको Τn ले लिए हैं और इसको n से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जा रहा है, सक्सेसिव कोलिजन का एवरेज टाइम मिल जा रहा है टाउ। इसी एवरेज टाइम को क्या कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी पता है जो मोशन इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 = u1 + a Τ1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मैं आगे लिख सकता हूँ v2 = u2 + a Τ2। इसी प्रकार हमारे पास किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है, तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, vn = un + a Τn। अब ऑलरेडी हम लोग को पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, ओके। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो फाइनल वेलोसिटी उसके टर्म्स में लिख दिए हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी है ये उसके टर्म्स में लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए और इसके लिए, इन सभी के लिए एवरेज फार्मूला को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये Vd का फार्मूला क्या हो जाएगा, Vd = यहाँ पर U1 U2 U3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं U1 + U2 + Un, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज लिए हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का एवरेज वैल्यू लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा Τ1 Τ2 Τ3 ऐसे ... Τn हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। और एक्सीलरेशन कॉमन है, कांस्टेंट है, तो सबके साथ मल्टीप्लाई किए, इसको हम लोग कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं करते तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूव नहीं करते हैं, उस सिचुएशंस में उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो Vd = हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर a को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमको मिल जाएगा टाउ का वैल्यू मिल जाएगा, कितने, n इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम है उसको हम लोग लिख सकते हैं Τn। यहाँ पर Τn का मतलब है T1 + T2 + ... Tn/n है। तो इस प्रकार से हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन क्या मिल गया, Vd = a Τn। ओके, आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये वही डेफिनेशन है जैसे कि हम लोग एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, v/t। तो यहाँ पर v को हम लोग रिप्लेस कर दिए Vd से, और टाउ को हम लोग रिप्लेस कर दिए Τn से। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिल गया हमको जी, a Τn। इसी को मैं प्रूफ करवा रहा था, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। तो इसको कैसे प्रूफ किए, तो ऐसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर में। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन
ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट I। मतलब VD और I के बीच हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं। तो फिर से वही डायग्राम देखते हैं। फिर से कंडक्टर है हमारे पास, इसका लेंथ हम लोग L कंसिडर कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A कंसिडर कर लेते हैं। इसमें भी एक बैटरी अप्लाई कर दी जिसका पोटेंशियल V है और इसमें करंट का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और कैपिटल E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर और N का मतलब है इंटीजर नंबर, या इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो N को। तो इतने तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग N को, है ना। आगे क्या करेंगे, नाउ वी कैन राइट द टोटल चार्ज इन कंडक्टर। अब ये इस कंडक्टर में टोटल कितने चार्ज हैं वो कैसे पता चलेगा मुझे। तो अगर मुझे पता चल जाए कि नंबर डेंसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक्चुअल में हम लोग नेट चार्ज को क्या लिखते हैं, NE लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NE। बट ये जो NE का वैल्यू जो है किसी कंडक्टर के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा लेंथ होगा और जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही हमको चार्ज मिलेगा या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, NE में A और L का मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर किसी कंडक्टर का हमको नेट चार्ज निकालना हो तो उसका लेंथ पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आसानी से हम लोग नेट चार्ज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो नेट चार्ज है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू NE AL लिख सकते हैं। तो ये इस कंडक्टर का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इंटीजर नंबर बोलते हैं या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है या एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू है, जिसका वैल्यू कितना होता है आप लोग को पता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स का वैल्यू है, ठीक है। A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बता चुका हूँ, L का मतलब लेंथ। अब हम लोग को पता है करंट का डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q/T होता है। तो यहाँ से Q का वैल्यू हम लोग ला कर रख देंगे तो NE/AL/T मिल जाएगा। अब हम लोग को ये पता है V इज इक्वल टू D/T होता है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, V को VD से, D को L से और T को T से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, ये जो L/T है इसको हम लोग लिख सकते हैं VD के इक्वल। तो यहाँ पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन मिल चुका है। इसी रिलेशन को कहा जाता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी दैट मीन्स वेक्टर J। तो करंट डेंसिटी का डेफिनेशन होता है किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होता है ना, उसी को हम लोग करंट डेंसिटी का नाम दे देते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग करंट का वैल्यू निकाल चुके हैं, I इज इक्वल टू NE/AVD। तो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग को मिल जाएगा J इज इक्वल टू NE/AVD/A। तो यहाँ पर एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, J इज इक्वल टू NE/VD मिल जाएगा। और इसी इक्वेशंस को कहा जाता है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम लोग ओम्स लॉ को कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं, या कैसे उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं थ्रू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, VD इज इक्वल टू E τ/m। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर D के जगह पर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, L से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर E के जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, V/L। तो ये वाला इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, VD इज इक्वल टू EV τ/mL। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग को पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू NE/AVD होता है।
तो यहाँ से वी डी का वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम लोग को करंट का वैल्यू मिल जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए ई वी टाउ अपॉन एम एल मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले v को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो ये, या फिर इस I को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाकी पैरामीटर को इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये वाला इक्वेशन जो है कैसे चेंज हो जाएगा, ये इधर जाके ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम एल अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर ए, यहाँ पर ई और ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v अपॉन आई, और v अपॉन आई क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू एम एल अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर ए। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ऑलरेडी हम लोग को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और इस वाले इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम एल अपॉन टाउ एन ई स्क्वायर ए मिल जाएगा। यहाँ पर ए और एल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली रो का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ मिल जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लोग को ऑब्जर्व करने पर मिलता है, यहाँ पर m का मतलब होता है मास जो कि कांस्टेंट है, l का मतलब होता है लेंथ जो कि ये भी कांस्टेंट है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंटीजर नंबर बोल सकते हैं या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं जो कि कांस्टेंट है, E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज जो कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू हम लोग को पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट होता है और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होता है। तो इन सभी वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो यहाँ पर v अपॉन आई का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। और जब कांस्टेंट को हम लोग हटाते हैं तो इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर इसी को लिख सकते हैं v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो इस प्रकार से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो रेजिस्टिविटी है इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और ओम्स लॉ को भी डिड्यूस कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो आई होप ये सारा पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर में रिलेशन। फिर से हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं करंट डेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो कंडक्टिविटी होती है जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इन तीनों के बीच रिलेशन देखने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन हम लोग अभी कर चुके निकाल चुके हैं उसके थ्रू इन तीनों के बीच हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं उसको देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट से Q का वैल्यू जो है एन ई के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज रहता है जी, निगेटिव चार्ज, तो E को हम लोग माइनस ई से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस ई लिख सकते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम होता है, तो E को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं माइनस ई से, इसको इक्वेशन नंबर A दे देते हैं। फिर से हम लोग को पता है जो करंट डेंसिटी होता है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है इनके बीच रिलेशन होता है J इज इक्वल टू एन ई वी डी होता है ना, लेकिन E की जगह हम लोग Q को रिप्लेस कर देते हैं इसलिए हम लोग एन क्यू वी डी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर Q के जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस ई से, तो ये हो जाएगा J इज इक्वल टू एन माइनस ई, और वी डी का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है इक्वेशन नंबर A से, इसको लिख सकते हैं माइनस ई कैपिटल E टाउ अपॉन एम लिख सकते हैं। और जब हम लोग इस वाले टर्म्स को ब्रैकेट ओपन करके जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेक्टर J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम वेक्टर E मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग सिग्मा कंसिडर कर लेते हैं, तो ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा E लिख देते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों, तो ऑलरेडी हम लोग को पता है ऐसा, इसको क्यों लिखे हैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को रो इज इक्वल टू पता है, अभी अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाले हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये होता है। और अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, चेंज मीन्स डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में ले जाते हैं और जो नॉमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ला लेते हैं,
तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/ρ इज इक्वल टू NE² τ/m। और ऑलरेडी हम लोग को पता है जो कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और कंडक्टिविटी का डेफिनेशन होता है ये इन्वर्स होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी क्या होता है, जो इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रो का मतलब यहाँ पर क्या है, रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कह देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस वाले वैल्यू की जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए, सिग्मा। सिग्मा यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी। बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ पर कंडक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोग इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी लिए थे, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू रो वेक्टर J। तो इसी इक्वेशंस को कहा जाता है करंट डेंसिटी, और जो कंडक्टिविटी होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनके बीच का रिलेशन। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है 6th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। होता क्या है, जब भी किसी कंडक्टर में या किसी बॉडी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाते हैं, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उतना ही बढ़ता जाता है। या हम लोग यूँ कह सकते हैं, कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, VD प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब VD बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, VD कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं म्यू। तो म्यू को यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को कह दिया जाता है मोबिलिटी चार्ज कैरियर। क्या कह देते हैं, मोबिलिटी चार्ज कैरियर। और इसी चीज़ को यहाँ पर दूसरे वे में लिखा हुआ है, यहाँ पर म्यू को मोबिलिटी चार्ज कैरियर कहा गया है, और यहाँ पर इस रिलेशन को लिख सकते हैं VD/E। तो यहाँ पर 1/E को यहाँ पर बोला गया यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और VD को बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो भी चार्ज कैरियर होता है, अच्छा यहाँ पर चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, कई लोग को ये भी समझ में नहीं आया होगा। तो अगर चार्ज कैरियर उसको कहते हैं जिसके वजह से किसी मटेरियल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए दोनों चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। किसी मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, किसी मटेरियल में नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी मटेरियल में, उसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर का मतलब याद रखिएगा, चार्ज कैरियर एक ऐसा चार्ज होता है जिसके वजह से किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसी चार्ज की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मोबिलिटी क्या होता है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की या किसी भी चार्ज कैरियर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है या एवरेज वेलोसिटी होती है, उसी रेशियो को हम लोग क्या कह देते हैं, मोबिलिटी कह देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू VD/E, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू मॉड VD/E, जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो इसी एक्सप्रेशंस को कहा जाता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप आप लोग को मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, होल के लिए मोबिलिटी क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, Q/E/τ/m होता है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग को पता है Q इज इक्वल्स टू NE होता है, तो यहाँ पर N इज इक्वल्स टू 1 कंसिडर किया गया है, तो Q का वैल्यू E के इक्वल आ जाता है, तो E की जगह पर यहाँ पर Q सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना।
अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई था, है ना। तो इस वी डी के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू क्यू कैपिटल ई टाउ अपॉन एम कैपिटल ई मिल जाएगा। यहाँ पर ई और ई दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनली हम लोग को मिलेगा क्यू टाउ अपॉन एम मिल जाएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या मिल गया जी, क्यू अपॉन एम इंटू टाउ मिल गया। आगे बात करते हैं अब इसी एक्सप्रेशन को यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें तब, तो यहाँ पर क्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे माइनस ई से। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, म्यू ई इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन एम ई हो जाएगा। जहाँ पर म्यू ई को बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई को बोला जाता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस ई को, टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम और एम ई को बोला जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर होल के लिए हम लोग मोबिलिटी लिखना चाहें तो उस सिचुएशंस में हम लोग क्यू को रिप्लेस कर देंगे प्लस ई से। तो इसी इक्वेशंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एच का मतलब मोबिलिटी ऑफ होल प्लस ई टाउ अपॉन एम एच का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज या होल होता है उसका मास है। तो ये हो गया कंप्लीट मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल। आगे बात करते हैं एसआई यूनिट एंड डायमेंशन की। जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर होता है जिसको म्यू से डिनोट करते हैं उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन होता है म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकेंड से मेज़र करते हैं और ई को किस से मेज़र करते हैं जी, तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया मीटर पर सेकेंड वोल्ट पर मीटर हो जाए, सॉरी ये हाँ मीटर हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला मीटर जो है ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला वोल्ट जो है ऊपर चला जाएगा तो v के पावर -1 हो जाएगा। ये वाला सेकेंड भी नीचे आएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये भी s की पावर में -1 हो जाएगा। तो मोबिलिटी जो चार्ज कैरियर होता है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और यहीं से अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, तो ये हो जाएगा m0 l स्क्वायर t के पावर -1 v के पावर -1 हो जाएगा। तो यही मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा और ये उसका एसआई यूनिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी चार्ज कैरियर ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर होता है मतलब म्यू, तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। तो ऑलरेडी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन जानते हैं, I इज इक्वल्स टू NE/AVD होता है। तो ऑलरेडी हम लोग ये भी जानते हैं अभी जो मोबिलिटी है इसका डेफिनेशन क्या होता है, VD अपॉन E होता है। तो यहाँ पर VD का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, E को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो VD का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू E हो जाएगा। यहाँ पर VD के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, म्यू E सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मुझे करंट का एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा जी, I इज इक्वल्स टू NE/A म्यू E मिल जाएगा। तो यही रिलेशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट और जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है उनके बीच का रिलेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर करंट और मोबिलिटी में जो रिलेशन देखें ये किसके लिए था, कंडक्टर के लिए था। किसके लिए था, कंडक्टर के लिए था। अब हम लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए करंट और मोबिलिटी के बीच रिलेशन देखने वाले हैं। तो हम लोग को पता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ये होता है। इसी एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इस इक्वेशंस को इलेक्ट्रॉन के लिए I इज इक्वल्स टू NE/AVE लिख लेते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी का वैल्यू हम लोग को पता है म्यू E इज इक्वल्स टू VE होता है, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं VE अपॉन E होता है ना। तो यहाँ पर VE को मैं क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, म्यू E इंटू E से रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ IE इज इक्वल्स टू NE/A म्यू E और ये हो जाएगा कैपिटल E। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑलरेडी इसी प्रकार हम लोग होल के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लिखे हैं इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिलेशन लिखे हैं, है ना। इसी प्रकार
होल के लिए भी लिख सकते हैं, तो होल के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं IH इज इक्वल टू PEA म्यू HE। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को n कंसिडर किए थे, वह उसी प्रकार जो पॉजिटिव चार्ज या फिर होल है उसकी डेंसिटी को हम लोग p कंसिडर कर लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर p क्या चीज़ है, होल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार n जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में। यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। वैसे अब सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज और होल, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। इसलिए इसमें जो करंट के फ्लो होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल होता है। इसलिए यहाँ पर टोटल करंट कितना हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, I इज इक्वल टू IE प्लस IH हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमारे पास जो वैल्यू था IE और IH का, उस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा I इज इक्वल टू NEA म्यू E प्लस PEA म्यू HE मिल जाएगा। और यहाँ पर EA और E जो है कॉमन है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा N म्यू E प्लस P म्यू H हो जाएगा। यहाँ पर N का मतलब क्या है और P का मतलब क्या ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ। तो इसी को क्या कहा जाता है जी, इलेक्ट्रिक करंट। और जो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, उनके बीच का रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। मोबिलिटी मतलब म्यू, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, इन दोनों के बीच रिलेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशंस को हम लोग लिख दिए ऑलरेडी, हमारे पास है सिंस वी हैव I इज इक्वल्स टू दिस यहाँ से। ठीक है, अब ऑलरेडी हम लोग को पता है करंट का डेफिनेशन, या करंट और रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, ये ओम्स लॉ है, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पर V का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन D या फिर L ले लेते हैं। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इंटू L, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ। और ऑलरेडी हम लोग को ये भी पता है R का वैल्यू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, E A अपॉन रो लिख सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल है, सो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, ई ए अपॉन रो इज इक्वल्स टू ई ए कैपिटल ई, और ब्रैकेट में जो है एन म्यू ई प्लस पी म्यू एन मिल जाएगा। अब यहाँ पर ए और ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा 1 अपन रो इज इक्वल्स टू ई, ब्रैकेट में मिल जाएगा एन म्यू ई प्लस पी म्यू एन, सॉरी म्यू एच मिल जाएगा। ये म्यू एच है ना, म्यू एच मतलब होल के लिए मोबिलिटी है ये। अब हम लोग को एक चीज़ और पता है, जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी मटेरियल का, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, कंडक्टिविटी जो होता है। तो 1 अपन रो को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ई, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई ब्रैकेट में एन म्यू ई प्लस पी म्यू एच मिल जाएगा। और इसी को कहा जाता है, इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है कंडक्टिविटी। और जो मोबिलिटी चार्ज कैरियर होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल के बीच का रिलेशन। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।